स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल में आप अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, सब तरीके के एमसीक्यूज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रेंज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, है ना। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी रेंज हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक मीटर है जिसमें हम मेजर करते हैं कुछ भी चीज। अब अगर हमें इस मीटर की रेंज बतानी होगी तो हम कैसे बताएंगे। ऑप्शन में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर, मतलब जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, क्या उसको हम उसकी रेंज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूं और मैं इसकी मिनिमम वैल्यू में कहां तक इसको मेजर कर पा रहा हूं, क्या मैं उस वैल्यू को उसकी रेंज बता दूंगा। ऑप्शन बी है द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर, मतलब इस स्केल में जो मैं मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से मेजर करने लगा और वैल्यू मैक्सिमम आज 55 या मैक्सिमम वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा 60 तक ही मेजर कर पा रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि इस स्केल की रेंज 60 है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब क्या मैं इस स्केल की एवरेज वैल्यू को मैं उसकी रेंज बोल सकता हूं। और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर, मतलब मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जो मैं मेजर कर सकता हूं वो सारी उसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो देखिए अगर आप इसमें जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा ऑप्शन नंबर बी और डी में होगा। ठीक है, अब क्या है ऑप्शन नंबर बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर। अब देखिए अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 60, तो क्योंकि मैं मैक्सिमम इसमें 60 तक मेजर कर सकता हूं तो हाँ मैं बोल सकता हूं कि इसकी रेंज कितनी है, 60 तक है। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया गया है ऑल वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम दैट कैन बी मेजर। ठीक है, ये भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, 0 और मैक्सिमम 60, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, कहां से कहां तक कर सकता है, 0 से 60। तो इसमें भी 60 आया, इसमें भी 60 आया। अब बात होगी कि बी होगा या डी। तो देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, मतलब जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट राइटली कैलिब्रेट नहीं होता, जो उसका पॉइंटर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा पॉइंटर है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, नल पॉइंट में 0 पे होना चाहिए। और अगर हमारा पॉइंटर ऑलरेडी यूज करने से पहले 10 पे है तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी रेंज कहां से हुई, 10 से लेके 60 तक, मतलब टोटल कितना ये मेजर कर सकता है, 50 वैल्यू मेजर कर सकता है, क्योंकि 10 से 60 तक है। अब ये वाली वैल्यू तो हट गई, तो 60 माइनस 10 मतलब कि 50 वैल्यू क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 50। बट अगर हम बी के अकॉर्डिंग चले तो बी तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, तो बी बोलेगा कि इसका जो रेंज है वो 60 है। बट हमें पता है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा तो इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक 50। तो डी वाला क्या कह रहा है कि ऑल द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम, तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगी 10 और मैक्सिमम करेंगे तो 60, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 10 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का, तो इसकी रेंज कितनी मानी जाएगी, 50। तो इसलिए जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे वो मैक्सिमम कहां तक मेजर कर सकता है, फिर उन दोनों का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वही उसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम दैट कैन बी मेजर। मिनिमम से मैक्सिमम तक जो वो मेजर कर सकता है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट की रेंज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डैश एरर कैन बी डिटरमाइन एंड रेक्टिफाइड अंडर द सुटेबल कंडीशंस। कौन सा एरर ऐसा है जिसको हम पता भी लगा सकते हैं कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट में एरर आ चुका है और हम उसको सही भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इनडिटर्मिनेंट, बी दिया गया है डिटर्मिनेट, सी दिया गया है ग्रॉस और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो इनडिटर्मिनेंट होता है ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियोस में समझा चुका हूं, जैसे रैंडम एरर हो गए, एक्सीडेंटल एरर हो गए। जो ये वाले एरर होते हैं ये इनडिटर्मिनेंट होते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, इनको आप बता भी नहीं लगा सकते ऑलरेडी कि ये एरर आने वाला है।
तो जब हमें ऑलरेडी पता ही नहीं होगा कि वो एरर कब आएगा, कैसे आएगा, तो उसको डिटरमाइन करना और उसको साथ ही साथ क्या करना, रेक्टिफाई मतलब करना, मतलब करेक्ट करना। तो जब आप उस एरर को पता ही नहीं लगा पाओगे तो उसको करेक्ट कैसे करोगे? तो इसका मतलब इनडिटरमाइंड एरर को तो हम सही कर नहीं सकते, ना पता लगा सकते हैं। दूसरा आता है डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर को मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं, ये उस टाइप के एरर होते हैं जिसका एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न के हिसाब से, मतलब जैसे अब 5 सेकंड में वेरिएशन आया, फिर अगले 10 सेकंड में आया, फिर 15 सेकंड में आ गया, मतलब हर 5 सेकंड में ये एक जैसा वेरिएशन देगा। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं, इन एरर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। और सी आता है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर। ठीक है, तो जो ये ह्यूमन एरर होता है, पता तो इसको भी कर सकते हैं, बट इसको डिटरमाइन करने में काफी लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डैश एरर दैट कैन बी डिटरमाइन एंड रेक्टिफाइड अंडर द सुटेबल कंडीशन। तो कौन सा एरर होता है जिसको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं और रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, वो होता है डिटर्मिनेंट एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनेंट एरर कैन बी डिटरमाइंड एंड रेक्टिफाइड अंडर द सुटेबल कंडीशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर। तो इनमें से हमें बताना है एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिए उसका मतलब क्या हुआ। डी का मतलब यहाँ पर हुआ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। और कोशिश करें कि आप मेरे से पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू ली गई है, म्यू की वैल्यू ली गई है ट्रू वैल्यू, जिसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, काफी सारे नाम होते हैं। और वी जो हमने यहाँ पर एक्स लिया है उसका मतलब हुआ मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर करी है, मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डी माने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसमें दिया गया है ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू म्यू प्लस डी, मतलब x मतलब मेजर्ड वैल्यू इक्वल्स टू मेजर वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू, और d दिया गया है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो देखिए जो एब्सोल्यूट एरर का फाइंड होता है कि मतलब जैसे हमको वैल्यू निकालनी थी 50, बट हमारी वैल्यू निकल कर आई 40, तो इसका मतलब एरर कितने का आया, 10 का आया। मतलब जो एब्सोल्यूट एरर निकला है वो क्या निकला है, जो ट्रू वैल्यू थी, मतलब जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी थी 50 और हमको मेजर्ड हुई 40, तो इन 50 में से 40 माइनस करके हम बोल देते हैं कि 10 का एरर आया, कि दो वैल्यू जो डिफरेंस था वो 10 वैल्यू का डिफरेंस था। तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यू माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते, व्हेन द एब्सोल्यूट एरर विल बी नेगेटिव। मतलब जो ये हम एब्सोल्यूट एरर निकाला है, ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव कब होगा। तो अभी हमको पता लग चुका है कि एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू म्यू माइनस एक्स। मतलब म्यू हमारे पास है जो हमें ट्रू वैल्यू दी है, और एक्स हमको बताया जो हमने वैल्यू मेजर करी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कब निकलेगा, तो देखो नेगेटिव तब निकलेगा अगर मेरे को बोला कि हमको मेजर करना है 50। ठीक है, ट्रू वैल्यू हमको 50 दी गई है, बट जब हम उसको मेजर करने लगे तो हमको वैल्यू मिलने लगी 60। ओके, अब जब हम इसको एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू 50 माइनस 60। तो इसका मतलब जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा वो क्या में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -10। तो अब एब्सोल्यूट एरर कब हमारे पास नेगेटिव आएगा, जब हमारे पास जो हमको मेजर करनी है वैल्यू वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो म्यू से बड़ी होगी, तभी हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कि जो ट्रू वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ट्रू वैल्यू मतलब 50 और ये हमारी पास 60, तो कैसे आ जाएगा, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये 60 से बड़ी होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड दिया गया है हमारे पास म्यू इज स्मॉलर देन 60, तो जब जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो मेजर वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर भी क्या हुआ था, ट्रू वैल्यू हमारे पास 50 थी और जो हमने मेजर करी वो क्या हुई, 60 आई, तभी हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आया वो नेगेटिव आया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो म्यू शुड बी स्मॉलर देन एक्स या एक्स शुड बी ग्रेटर देन म्यू। मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है अगर वो
ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा आएगी तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एब्सोल्यूट एरर विल बी पॉजिटिव। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कब पॉजिटिव होगा, जब हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो किससे बड़ी होगी, मेजर्ड वैल्यू से। मतलब अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा म्यू माइनस एक्स, अगर मेरे पास ट्रू वैल्यू बोला है कि मेरे को 70 मेजर करनी है, बट जो मैंने मेजर करा वो वैल्यू कितनी आई, 40, तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो कितना आएगा, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। पॉजिटिव वैल्यू आई है 30। कब आई है पॉजिटिव वैल्यू 30, जब एब्सोल्यूट जो हमारी ट्रू वैल्यू है 70 वो किससे बड़ी है, मेजर्ड वैल्यू से। तो यहां पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जब जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो किससे बड़ी है, मेजर्ड वैल्यू से बड़ी है, तभी हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर वैल्यू और व्हेन मेजर वैल्यू स्मॉलर देन ट्रू वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बताना है। एक और चीज आप समझ लीजिए, यहां पर हम दो टाइप के एरर पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम ट्रू एरर और रिलेटिव एरर। ठीक है, आप याद रखें इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो ट्रू एब्सोल्यूट एरर होता है वो निकाला जाता है कि प्रत्येक 100 पार्ट में कितना एरर है, और रिलेटिव एरर निकाला जाता है कि 1000 पार्ट में कितना एरर है। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि 1:100, मतलब 100, अगर मेरे पास एक एग्जांपल लिए कि मेरे एक बाल्टी में अगर 100 बॉल है तो उसमें से एक बॉल खराब है, मतलब उसमें एरर कितना है, 1 का। अगर मैं यहाँ पर 2:1 कर दूं, मतलब 100 बॉल सही है तो उसमें से 2 खराब है। अगर मैं रिलेटिव की बात करूंगा 1:1000, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बाल्टी में अगर 1000 बॉटल है तो उसमें से एक बॉटल खराब है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में ये फर्क होता है, एब्सोल्यूट एरर में हम 100 में से मेजर करते हैं, मतलब परसेंटेज निकालते हैं, और जो रिलेटिव एरर होता है उसमें हम 1000 से कंपेयर करते हैं, मतलब जो हमारा पार्ट पर 1000 होगा और इसमें होगा पार्ट पर 100। ठीक है, चलिए ये तो कुछ हटके चीजें थी। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पर अगर हमको रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है तो रिलेटिव एरर को हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसको आप नोट कर ले, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर हमने क्या निकाला था, एब्सोल्यूट हमने निकाला था म्यू माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, और ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या थी, म्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी, तो डी अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि जो रिलेटिव एरर है वो किसके, डी, मतलब किसके इक्वल टू है, एब्सोल्यूट एरर के नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है रिलेटिव एरर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्स, मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, यहां तो है नहीं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ऑप्शन सी दिया गया है ई, जो हमारा रिलेटिव एरर है इक्वल्स टू जो हमारा डी, मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो यही निकाला था हमने, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब डी अपॉन म्यू। तो इसका आंसर हमारा पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और अगर आपने वीडियो को, आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो वीडियो को आप लाइक भी करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 37 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है सिस्टमैटिक एरर में भी, जो सिस्टमैटिक एरर्स होती है, लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो यहां पर पूछा गया है वो एडिटिव होती है, मल्टीप्लीकेटिव होती है, बोथ होती है, मतलब वो एडिटिव भी हो सकती है, मल्टीप्लीकेटिव भी हो सकती है, और डी दिया गया है कि इनमें से कोई भी नहीं हो सकती। तो देखिए जो सिस्टमैटिक एरर होती है उसका नेचर ऐसा होता है कि वो आपके जो भी आप मेजर कर रहे हैं वो उसके साथ ऐड होके भी आ सकती है, और या वो एरर उसके साथ मल्टीप्लाई होके भी आ सकती है। तो अगर उसके साथ ऐड होकर आएगी तो जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है,
मल्टीप्लाई होके आएगी तो वो वैल्यू और ज्यादा भी हो सकती है। तो जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो मल्टीप्लीकेटिव भी हो सकती है और एडिटिव भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो जो ये सिस्टमैटिक एरर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव भी होता है और मल्टीप्लीकेटिव भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल एरर। ठीक है, तो पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। पर्सनल एरर क्या होता है, देखो पर्सनल एरर वो होता है जो आपकी मिस्टेक से होता है। जो एक्सपेरिमेंट ले रहा है वो उसकी मिस्टेक से होता है। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही होता है। ठीक है, जो उसमें कैलिब्रेशन होता है इंस्ट्रूमेंट में वो भी बिल्कुल सही होता है। बट जो ये एरर होता है वो किसकी वजह से होता है, आपकी वजह से होता है। आपने कोई रीडिंग गलत ले ली, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से होल्ड कर लिया, ठीक है, कोई फॉर्मूला था उसमें वैल्यू गलत पुट कर दी, तो वो एरर जो होते हैं वो पर्सनल एरर होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है बैलेंस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो देखिए पर्सनल, ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया कि जो उसमें बैलेंसिंग वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो ये पर्सनल एरर में आएगा ही नहीं। एपरेटस आर नॉट क्लीन बिफोर एनालिसिस, तो ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट एरर में आ रहा है, पर्सनल एरर आ नहीं रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेट इज इन सॉल्वेंट, तो ये ऑपरेशनल एरर लास्ट वाले उसमें करवाया था आपको वीडियो में। रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो देखिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं है, ये काम किसका है, जो रीडिंग ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो रीडिंग ले रहा है, उसने फॉर्मूला लिया, उसने क्या करा, प्लस की जगह माइनस की वैल्यू ले ली, तो वो एरर किससे हुआ, पर्सन से हुआ है। उसने प्लस की जगह नेगेटिव वैल्यू ले ली, या 40 जहां पर लिखा था 46 वहां पर उसने वैल्यू ले ली 48। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। और उसमें क्या होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसकी गलती की वजह से जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो उस टाइप के एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एरर विच कैन बी मिनिमाइज बाय कैलिब्रेशन ऑफ ब्यूरेट एंड पिपेट। ठीक है, तो कौन सा एरर मिनिमाइज किया जाता है ब्यूरेट और पिपेट को कैलिब्रेट करके। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैलिब्रेशन की जो मतलब लास्ट आपको मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में करवाया था कि कैलिब्रेशन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता तो उसमें कौन सा एरर आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये कह रहा है कि जब कैलिब्रेशन उसकी सही कर दी जाएगी तो उसमें कौन सा एरर मिनिमाइज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल। मतलब कैलिब्रेशन का मतलब होता है जो पॉइंटर होता है उसको नल पॉइंट में लाके रख देना। तो अब जब वो नल पॉइंट से स्टार्ट होगा तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें कोई ऑपरेशनल एरर का काम नहीं है। ऑपरेशनल एरर वो होता है कि जब कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो उसके दौरान कोई जो भी हमारे एरर आते हैं तो उसको हम ऑपरेशनल एरर, ग्रॉस एरर आपको बता चुके हैं, ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन ए बी सी आपको यहाँ पर गिवन है। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि उसमें इसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू म्यू माइनस एक्स, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है डी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन म्यू इंटू 100 और डी इक्वल टू दिया गया है म्यू माइनस एक्स अपॉन म्यू इंटू 100%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में सेम रख दिए गए, गलती से कोई बात नहीं, बट इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू माइनस एक्स अपॉन म्यू इंटू एक्स इंटू 100%। तो यहाँ पर आप ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, मतलब दोनों में सेम वैल्यू रख दी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है उसमें से हमने जो वैल्यू मेजर करी है अपॉन जो ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो एब्सोल्यूट एरर हम हमेशा किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एरर होता है क्या वो हमेशा नेगेटिव होता है, या जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दोनों बातें, या तो नॉन नेगेटिव बोल लो या पॉजिटिव कह लो। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्टैंडर्ड एरर होता है क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए जब स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस बता देते हैं हम आपको। पहले हम क्या करते हैं, काफी सारी मेजरमेंट मेजर करते हैं, फिर उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं। मतलब अगर मैंने 5 बार मेजर करी है तो उन जो भी मेरी रीडिंग आई है उनको ऐड करेंगे,
उनका मीन वैल्यू मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। तो जहां स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, चाहे वो एडिशन करके नेगेटिव वैल्यू दे रहा हो चाहे कैसी भी वैल्यू दे रहा हो। स्क्वायर रूट करने से उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड एरर है वो ऑलवेज कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, मतलब ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमेशा कैसा रहता है, ट्रू रहता है। ऑप्शन नंबर 42 दिया गया है, सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट। मतलब जितना ज्यादा हम सैम्पलिंग रेट को लेंगे तो उतनी ही ज्यादा सैम्पलिंग एरर बढ़ती जाएगी। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे मैंने लिया कि पहले 1000 में से एक पार्ट लिया 100 में से, उसके बाद मैंने 10,000 में से एक पार्ट लिया, तो क्या इसमें सैम्पलिंग एरर बढ़ती रहेगी? तो क्या होगा, सैम्पलिंग एरर कम होती रहेगी। जितना ज्यादा मैं बड़ा सैंपल लेता रहूंगा उतनी एरर मेरे को क्या दिखेगी, कम दिखेगी। कहते हैं ना कि यार इतना, जैसे काफी जगह आपने देखा होगा कि 19-20 का फर्क है, नहीं पता चल रहा। मतलब 20 पार्ट है उसमें से 19 पार्ट सही और एक पार्ट गलत डाल दिया तो वो उसमें पता नहीं लग पा रहा है। तो जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, एरर कम होगी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये होता है कि जो सैम्पलिंग रेट होता है, जो सैम्पलिंग एरर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैम्पलिंग साइज के। सैम्पलिंग साइज के मतलब जितना ज्यादा आप सैम्पलिंग साइज बढ़ा लेंगे उतना ज्यादा आपका जो उसमें एरर है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज सैम्पलिंग रेट, नहीं। तो सैम्पलिंग एरर इंक्रीज करने से सैम्पलिंग साइज में डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि जब सैम्पलिंग साइज बढ़ेगी तो सैम्पलिंग रेट कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो सैम्पलिंग एरर वो इंक्रीज नहीं होगा सैम्पलिंग साइज के इंक्रीज करने से, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर इज एक्सप्रेस्ड इन, फर्स्ट पार्ट दिया गया है पीपीटी, पार्ट पर 1000, बी दिया गया है ग्राम और सी दिया गया है परसेंटेज और डी दिया गया है नॉट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो देखिए जो एब्सोल्यूट एरर हुआ था, बताया था ये पार्ट पर 1000 में नहीं, पार्ट पर 100 में लिया जाता है, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से करके परसेंटेज में निकालते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि ये पूछ रहा है पार्ट पर 1000, बी दिया गया है ग्राम और सी दिया गया है परसेंटेज। देखिए मैंने आपको बताया था वहां पे जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो 100 की वैल्यू में निकाला जाता है, मतलब पार्ट पर 100। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑप्शन में पार्ट पर 100 ना देके डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया है, क्योंकि परसेंटेज भी क्या से निकलती है, 100 से निकलती है मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन में आपको थोड़ा घुमा के भी देख सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। यहाँ पर आपको ऐसा भी दे सकता था, पीपीएच भी दे सकता था, पार्ट पर 100। यहाँ अगर पीपीएच दिया होता तो आप डायरेक्टली लगा देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर 100, मतलब परसेंटेज। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो किस में मेजर की जाती है, परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000 और सी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो अभी लास्ट क्वेश्चंस में ही समझाया था जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारी होती है माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव एरर हो जाएगा वो किस में निकाला जाता है, हमारा पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000 में। तो इसका आंसर हमारा पास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बी, पीपीटी पार्ट पर 1000, एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर 1000। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द क्यू टेस्ट इज, ठीक है। तो देखिए जब हम केमिस्ट्री में क्यू टेस्ट निकालते हैं, काफी सारे डिक्शन क्यू टेस्ट काफी सारे लोगों ने, आपने करा होगा स्टूडेंट्स ने, तो उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहला है क्वेश्चनेबल वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और बी ऑप्शन दिया गया है नियरेस्ट वैल्यू माइनस क्वेश्चनेबल वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमने काफी सारे सैंपल निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चनेबल वैल्यू दी गई है उसमें से जो हमको सबसे नियरेस्ट वैल्यू मिली है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो सैंपल में जो जैसे हमने 5-6 सैंपल करे तो जो उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकली होगी उन सैंपल में से
माइनस कर देंगे जो उन सैंपल में सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकली होगी। तो इन वैल्यू को रख के हम क्या करते हैं, क्यू टेस्ट की मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जैसे भी आपको वीडियो लगी है, आप फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।